हेलो क्लास। आज हम डिसीजेस इन लिफ अर्थात ओस्टज रोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस आयुर्वेद की अलग अलग व्याधियों की सीरीज में हम मुख रोग देख रहे थे। मुख रोग के बाद हम आज देखने वाले हैं ओस्ट रोग। ओस्ट रोग कितने होते हैं, ओस्ट हमारे शरीर में कितने होते हैं, ओस्ट रोग कौन कौन से आचार्यों ने कितने बताए, ओस्ट रोग का मॉडर्न के साथ क्या कोरिलेशन है, ये इस चैप्टर में हम आज देखेंगे। इसका एक चार्ट आपको बनाना है। इस चार्ट में व्याधि का नाम, लक्षण, उसका दोष, उसकी प्रमुख चिकित्सा, ये चीजें आपको इंक्लूड करनी है। तो चलो दोस्तों, हम आज जान लेंगे ओस्ट रोग के बारे में। ओस्ट रोग अर्थात डिसीजेस ऑफ लिप। उससे पहले हम जान लेंगे कि ओस्ट क्या होता है। ओस्ट शारीर अर्थात ओस्ट की रचना हम जान लेंगे। मानव का शरीर जब निर्माण होता है तब उसमें मातृज अवयव, पितृज अवयव, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। तो ओस्ट का जो वर्णन किया गया है वो मातृज अवयव में किया गया है। ओस्ट की संख्या 2 होती है, अपर लिप एंड लोअर लिप, ऐसे 2 ओस्ट होते हैं, आपको पता है। अगर ओस्ट के ऊपर एमसीक्यू आता है तो उसकी संख्या 2 है। अगर आपको एलएक्यू एसएक्यू आता है तो प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि ओस्ट शरीर में ओस्ट ये मातृज अवयव है, ओस्ट की संख्या 2 होती है। जो सम्यक उसकी लंबाई बताई गई है वो है 4 अंगुल। देखो, आयुर्वेद में कोई भी चीज का एक मात्रा बताई गई है, कोई मेजरमेंट बताया गया है कि एक्चुअल में उसकी मात्रा सम्यक कितनी होगी, नॉर्मल कितनी होगी, तो ओस्ट की जो सम्यक लंबाई है वो 4 अंगुल बताई गई है। ये ओस्ट कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, अगर ये एबनॉर्मल ओस्ट कब कहलाए जाएंगे, तो इसका वर्णन संहिता में आता है कि अगर वो अति जाड़ होते हैं या अति तनु होते हैं, बहुत ही ज्यादा फैटी या बहुत ही ज्यादा छोटे अगर हो गए तो ये असम्यक उसे कहा जाएगा। उसका वर्ण कैसा गया है, ताम्र वर्ण कहा गया है। ओस्टों का स्किन कलर क्या कहा गया है, ताम्र कलर, नॉर्मल कहा गया है। जबकि दोनों ओस्ट जहां पे मिलते हैं उसको सुक्किनी कहा गया है। क्या कहा गया है, देखो यहां पे मैं एक रफ डायग्राम यहां पे ओस्ट की निकालता हूं, आपके सामने दिख रहा है। ये हो गए लिफ, अपर लिफ एंड लोअर लिफ, इमेजिन करना है आपको। ओके, तो ये दोनों लिप जहां पे मिलते हैं उसे कहा गया है सुक्किनी। क्या कहा गया है, सुक्किनी। उसके नीचे जो होता है उसे कहा गया है चिबुक। क्या कहा गया है, चिबुक। जो पूर्ण आवृत्त रक्तवर्णी पूरे मुंह को ढकने वाले, दांतों को ढकने वाले हो गए, उसे पूर्ण आवृत्त कहेंगे, और ये दोनों को मिलके कहेंगे ये ओट श्रेष्ठ है। अब कौन कौन से आचार्यों ने कितने इसके डिसीजेस बताए ये हम जान लेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि सुश्रुत ने कितने डिसीजेस बताए। ओस्ट के अलग अलग डिसीजेस बताते हुए सुश्रुत कहते हैं कि उसके 8 महत्वपूर्ण क्या है, व्याधि है। कौन कौन से हैं, वातज ओष्ठ रोग, पित्तज ओष्ठ रोग, कफज ओष्ठ रोग, सन्निपातिज, रक्तज, मेदज, अभिघातज, क्षतज, खंडौष्ठ, जलार्बुद और अर्बुद। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातिक, रक्तज, मांसज, मेदोज, अभिघातज, क्षतज, खंडौष्ठ, जलार्बुद और अर्बुद। तो इस प्रकार के अलग अलग संहिताकारों ने बताए हुए ये अलग अलग व्याधियों के प्रकार है। इसकी कॉमन जो है संप्राप्ति भी हम देखेंगे, और उसके बाद एक एक का जो डिसीज है, वातज में क्या होता है, पित्तज में क्या लक्षण दिखते हैं, कफज में क्या लक्षण दिखते हैं और सन्निपातज में क्या दिखते हैं, ये पहले 4 ओष्ठ रोग आज के लेक्चर में हम देखेंगे। दोस्तों, इसके ऊपर एसएक्यू एलएक्यू आ सकते हैं। ओष्ठ रोग एक्सप्लेन कीजिए। ओष्ठ रोग का सविस्तर वर्णन किया गया है अपने सुश्रुत संहिता में, वाग्भट में, शार्ंगधर संहिता में। उसकी जो संख्या संप्राप्ति बताई गई है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि सुश्रुत ने उसके 8 डिसीज बताए, वाग्भट ने उसके 11 बताए, शार्ंगधर संहिता में 11 व्याधियों का ओष्ठ के वहां पे उल्लेख है। अगर साध्यत्व देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सन्निपातिक और रक्तज इन दोनों को और मांसार्बुद इन तीनों को असाध्य कहा गया है।
और अर्बुद को भी असाध्य कहा गया है। बाकी सर्व साध्य है, कोई कष्ट साध्य है, कोई शस्त्र साध्य है, कोई औषध साध्य है। तो एक एक जो यहाँ पे ओस्ट के डिसीज है ये हम अब देखेंगे। आपको एग्जाम में पूछा जाता है ओस्ट रोग तो लिखना है। सबसे पहला ओस्ट रोग आता है वातज ओस्ट रोग। इसका कोरिलेशन किया जाएगा चैपिंग ऑफ लिप अर्थात सीजनल क्रैक लिप्स। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं ओपीडी में कि जैसा कि विंटर स्टार्ट हो गया तो उनके ओठ में भिगाए पड़नी शुरू होती है, क्रैकर्स आते हैं, वहां पे क्रैक आते हैं, वहां से खून निकलता है, बहुत चुभता है, इसका स्पर्श खरखरीत होता है, वर्ण रुक्ष कृष्ण होता है। ये रुक्षता यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, फटे हुए होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये सब वात दोष की वजह से होता है, इसलिए हो गया वातज ओष्ठ प्रकोप, सीजनल क्रैक लिप्स। ये व्याधि साध्य है। तो आपको ये समझ में आ गया कि वातज ओष्ठ प्रकोप क्या है, जिसे हम सीजनल क्रैक लिप के साथ कोरिलेशन उसका कर सकते हैं मॉडर्न का। तो दोस्तों इसकी चिकित्सा भी हम देख लेंगे। उसके हमने लक्षण देख लिए कि इसका स्पर्श खरखरित है, स्तब्ध है, निश्चल है, रुक्ष कृष्ण वर्णी, तीव्र वेदना है, फटे हुए रहते हैं, यहाँ पे वात दोष प्रमुख है और ये व्याधि साध्य है। ये साध्य कैसा है, इसकी चिकित्सा कैसी की जाएगी? तो जब इसका हम स्नेहन करेंगे, देखो वात दोष बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? वात दोष। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? वात को कम करना है। तो वात का रुक्ष गुण अगर हमें कम करना पड़ेगा तो उसके लिए सबसे अच्छी चिकित्सा कौन सी होगी? ये होगी स्नेहन। तो इसलिए हम यहाँ पे स्नेहन करेंगे। उसके बाद वहां पे हम स्वेद करेंगे। स्वेद किसका देंगे? अल्प स्वेद। वहां पे मृदु अवयव है ओष्ठ, इसलिए अल्प स्वेद देंगे। नाड़ी स्वेद भी बहुत दूर अंतर रख के हम वहां पे देंगे। उपनाह वहां पे बोला है, लेकिन स्नेहन से ही ज्यादा बहुत फर्क वातज ओष्ठ रोग में क्रैक लिप्स में पड़ जाता है। प्रतिसारण, वहां पे जो भिगाए हैं वहां के भिगाओं का नाश करने के लिए प्रतिसारण करने को बोला है। किस किस चीज का यहाँ पे प्रतिसारण हमें करना है? अलग अलग चूर्ण यहाँ पे बताए गए हैं। श्रीवेष्टक, राड़, देवदार, गुगुड़, यष्टिमधु, इन चूर्णों का यहाँ पे प्रतिसारण हमें करना होता है। इनके तेल, घृत, राल, इनका इन स्नेह से अभ्यंग भी यहाँ पे हम करते हैं तो भेगों का नाश होता है। यहाँ पे नस्य भी एक चिकित्सा बोली है, नासा ही शिरसोद्वारम, अर्थात हमारे जो ऊर्ध्व शरीर है यहाँ पे सभी व्याधियों के लिए नस्य एक प्रमुख चिकित्सा होती ही होती है। मुख रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, नेत्र रोग, इन सभी में नस्य बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो उसी तरह वातज ओष्ठ प्रकोप में वातग्न या मधुर गण की औषधों से सिद्ध किया हुआ जो स्नेह रहेगा उससे क्या करने को बोला है? नस्य करने को बोला है। मांस रस का सेवन करने को बोला है और घृतपान करने को बोला है। वात बढ़ गया है, इसलिए सभी वात नाशक चिकित्सा यहाँ पे हमें ओष्ठ कौन सा? वातज ओष्ठ प्रकोप में करनी है, वातज ओष्ठ रोग में करनी है। तो इसके बाद हम अब देखेंगे सेकंड पित्तज ओष्ठ प्रकोप। यहाँ पे आप उसकी डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि हर्पिस लैबिलिस, इसका कोरिलेशन अगर मॉडर्न के साथ किया जाए तो इस प्रकार कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें मिलती है। ये मतलब ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसके जो लक्षण है ये इसके समान कुछ हिसाब में, कुछ प्रमाण में हमें मिलते हैं, इसलिए उसे हम हर्पिस लैबिलिस भी कर सकते हैं। इसमें क्या लक्षण दिखेंगे प्रमुख? जो पित्तज है, यहाँ पे पित्त रोग प्रमुख है। पित्त का क्या होगा? वृद्धि हो गई होगी। सम्यक प्रमाण से ज्यादा पित्त अगर बढ़ता है, यहाँ पे उष्ट को उत्पन्न करता है, तो उसमें पित्त का जो प्रमुख लक्षण है दाह, पाक, अतिस्राव रहेगा। सर्षपाकृति, मोहरी के समान यहाँ पे क्या होगी? पीड़िकाएं यहाँ पे निर्माण होगी। वर्ण नीला और पीला यहाँ पे मिलता है। इसमें दोष कौन सा है? पित्त है, लेकिन ये भी व्याधि कैसी बताई गई है? साध्य बताई गई है। क्यों? क्योंकि इसकी चिकित्सा है। सबसे पहले अगर पित्त का हमें शमन करना है तो उसकी चिकित्सा पित्त और रक्त का आश्रय संबंध रहता है, इसलिए पहली चिकित्सा, महत्वपूर्ण चिकित्सा कही गई है कि जलौकावचरण करना चाहिए। पित्त रक्त अभिघातोत्थम जलौका अभिरूपाचरेत, सबसे पहली चिकित्सा कहते हैं सुश्रुत कि यहाँ पे जलौकावचरण करना चाहिए। उसके बाद वमन, विरेचन आदि शोधन उपचार करने चाहिए।
पित्त में दाह है, अतिस्राव है, इसलिए यहां पे क्या करेंगे हम, शीत सेचन करेंगे। किससे? शीत क्वाद बनाएंगे, तेल बनाएंगे, इनके द्वारा क्या करेंगे, सेचन। क्योंकि यहाँ का जो दाह है, ये दाह हमें नष्ट करना होता है, पित्त का शमन करना होता है, इसलिए हम वहां पे अभ्यंग और लेप भी लगाएंगे। किसका लगाएंगे? पित्तहर द्रव्य कौन कौन से? गुडुचि, यष्टिमधु, पतुंग, इनसे सिद्ध किए हुए घृत से हम इसका अभ्यंग वहां पे लगाएंगे या उसका लेप वहां पे शीतता के लिए लगाएंगे। आहार मतलब हमारे खाने में कौन सी चीजें आनी चाहिए जब हमें पित्तजोष्ट प्रकोप होता है, पित्तजोष्ट प्रकोप जैसी लक्षणें दिखती हैं, तो वहां पे तिक्त रसात्मक या मांस रसात्मक, मांस रस युक्त जो आहार होगा, तो वो आहार हमें पित्तज ओष्ठ प्रकोप में लेना है। ओके, आपके ध्यान में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? ओष्ठ प्रकोप। उसके बाद हमने देख लिया वातजोष्ठ प्रकोप, अब हम देख रहे हैं पित्तजोष्ठ प्रकोप। वातज को हमने किसके साथ कोरिलेट किया था? क्रैक लिप्स, जो सीजनल क्रैक लिप्स होते हैं उसके साथ कोरिलेट किया था। पित्तजोष्ठ प्रकोप को हमने किसके साथ किया? हर्पिस लैबिलेस के साथ किया। इसके लक्षण और उसके लक्षण थोड़े बहुत सेम दिखते हैं, इसलिए पित्तजोष्ठ प्रकोप में हर्पिस लैबिलियस कहा गया है। उसकी चिकित्सा सबसे पहले जलौ का वचरण, शीत सेचन कहा गया है, अभ्यंग कहा गया है। आहार में मांस रस युक्त आहार और तिक्त रसात्मक आहार खाने को बोला है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे हम कफज, एक प्रकार का इडिमा, इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। क्या है? यहां पे इडिमा एक शब्द आया है। देखो, कफज ओष्ठ प्रकोप, ये सैंपल या रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यही कफज ओष्ठ प्रकोप है ऐसा नहीं है। कफज ओष्ठ प्रकोप के जो लक्षण है उसके समान जो पेशेंट में आपको कोई रिप्रेजेंट करने के लिए जो केस मिला है उसका ये फोटो है, जहां पे देखो सवर्णी पिटिका यहां पे उत्पन्न होती है। कफज ओष्ठ प्रकोप में क्या होती है? सवर्णी, अर्थात जो ओष्ठ का कलर है, ओष्ठ का वर्ण है, उसी वर्ण की क्या होगी? वेदना रहित, जहां पे वेदना नहीं होगी ऐसी पिटिका उत्पन्न होगी, वहां पे ओठ को सूजन आ जाएगी और कंडू, शोथ, पिच्छिलता, शीतलता, कफ की शीतलता और गौरवता यहां पे रहेंगी। शीत पदार्थ सहन नहीं होंगे। ऑलरेडी कफ का गुण शीत है, ये शीत गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो और शीतता सहन नहीं होगी, कंडू और शोथ रहेगा, पिच्छिलता भी रहेगी, ओठ को शोथ आएगा, समझे? वेदना रहित पिटिका रहेंगी। तो कफज ओष्ठ प्रकोप में प्रमुख लक्षण आपको क्या क्या लिखनी है कि सवर्ण पिटिका है, वेदना रहित है, ओठ को शोथ आया है, कंडू है, पिच्छिलता है, शीतलता है, गौरवता है और शीतता सहन नहीं होती है। कफ दोष प्रमुख है, ये भी व्याधि साध्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी चिकित्सा है। कौन कौन सी? सबसे पहले रक्त मोक्षण, उसके बाद शिरोविरेचन और प्रतिसारण। रक्त मोक्षण में हमें जलौ का उच्चारण करना है या शाक आदि पत्र से रक्त मोक्षण करना है, दो प्रकार से। क्या? एक तो जलौ का, क्या जलौ का लगा के करना है, या दूसरा है शाक आदि पत्रों से उसका रक्त मोक्षण करना है। शिरोविरेचन नस से वहां पे हमें देना है, धूम, स्वेद या कवल धारण करके भी ओठ का ये शोथ कफजोष्ठ रोग नष्ट हो सकता है। उसके बाद प्रतिसारण करने को बोला है। प्रतिसारण मतलब क्या? हमने देखा है जैसे कि त्रिकटु, सज्जिक्षार, यवक्षार, बीड़, लवण, इनको अगर मधु के साथ मिलाते हैं और इसके ऊपर उसका प्रतिसारण करते हैं तो भी इस कफज ओष्ठ रोग का नाश होता है। ऐसा किसने कहा? वाग्भट जी ने कहा है अपने उत्तर स्थान में। ओष्टे कफोत्तरे पाठाक्षार मधु व्योषे, ये जो सूत्र है प्रतिसारण का वो आपको ध्यान में रखना है कि त्रिकटु, सज्जिक्षार, यवक्षार, बीड़, लवण, इनका मधु के साथ प्रतिसारण करना है और रक्त मोक्षण करना है। शिरोविरेचन नस से देना है, धूम स्वेद देना है या कवल गंडूज धारण करना है। कफज ओष्ठ प्रकोप की जो चिकित्सा थी ये हमने अभी देख ली। उसके बाद अब हम देखेंगे सन्निपातिज ओष्ठ प्रकोप। उसमें ओठ कभी नीले मिलते हैं तो कभी काले मिलते हैं तो कभी श्वेत मिलते हैं। यहाँ पे वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों का क्या होगा? एक साथ यहाँ पे दूषित होके हमें ये मिलेंगे, वात, पित्त और कफ। इसलिए कभी ये नीले दिखेंगे, कभी काले दिखेंगे तो कभी श्वेत दिखेंगे, जिसको हमने कोरिलेट किया है किसके साथ? एक्यूट किलाइटिस विथ मैलिग्नेंसी। ओके, तो इसके लक्षण कैसे सन्निपातिक ओष्ठ प्रकोप के समान दिखेंगे? ये भी दुर्गंधि युक्त रहता है।
क्या रहता है, कभी कभार उधर पिछिल स्राव जो पस जैसा रहेगा वो दुर्गंध युक्त रहेगा। ओष्ठ निस्तेज हो जाएंगे, मतलब जो टोन है यहाँ की स्किन का, ये टोन नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे निस्तेज कहा गया है। वेदना यहाँ पे बहुत सारी रहेंगी, शोथ यहाँ पे रहेगा, कभी कभी पाक होता है तो कभी नहीं होता है, इसे कहा गया है कि विषम पाक, मतलब कभी पाक है तो कभी नहीं है, कुछ कुछ भाग में है तो कुछ कुछ भाग में नहीं है, इसे ही कहा गया है विषम पाक। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला वात पित्त और कफ तीनों दोषों का डोमिनेंट यहाँ पे होता है और ये असाध्य कहा गया है, इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, ऐसा किसने कहा, वाग्भट जी ने कहा है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमने 4 डिसीजेस देख लिए, कौन कौन से, तो सबसे पहले हमने देखा वातज ओष्ठ प्रकोप, बाद में देखा पित्तज ओष्ठ प्रकोप, उसके बाद में हमने देखा कफज ओष्ठ प्रकोप और उसके बाद में हमने देखा संधिपातिज ओष्ठ रोग। देखो दोस्तों डिसीज ऑफ लिप में हमने पहले 4 देख लिए, उसके बाद हमें अर्बुद देखना है, उसके बाद हमें रक्तज, मेदज, अभिघातज, क्षतज, खंडौष्ठ, जलार्बुद और अर्बुद भी देखना है। यहाँ पे जो खंडौष्ठ है क्लेप पैलेट, इसकी मॉडर्न के हिसाब से आपको ऐसे क्यों आएंगे ये भी हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे जब हमारा मॉडर्न का लेक्चर रहेगा तब। वातज, पित्तज और कफज और सन्निपातज, इसके ऊपर आपको ऐसे क्यों आ सकता है, एल क्यों आ सकता है, या इसके सूत्र के ऊपर आपको MCQ आ सकते हैं, MCQ आ सकते हैं, ऐसे क्यों आ सकते हैं, एल क्यों आ सकते हैं। तो इसको दुर्लक्ष्य इग्नोर नहीं करना है, इसके सूत्र आपने वाल पे चिपकाने हैं, इसके लक्षण करने हैं। सबसे अच्छे तरीका बोल देता हूं कि इसके आप चार्ट बना देते हो तो आपको बहुत सारा इसका इजी वे से ये ध्यान में रखने के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, तो हमने आज के लेक्चर में ओष्ठ रोग देखे, उसके बाद हमने क्या देखा, वातज ओष्ठ प्रकोप देखा, उसके लक्षण देखे, उसकी चिकित्सा स्नेहन स्वेदन, नाड़ी स्वेद, उपनाह, प्रतिसारण, नस्य घृतपान देखा, उसके बाद हमने पित्त देखा जहां पे दाह और पाक है, इसलिए जलोकाचारण करना जरूरी है, शीत सेचन करना है, अभ्यंग लेप लगाना है और मांसरस या तिक्त रस युक्त आहार लेना है। उसके बाद हमने कफज ओष्ठ प्रकोप देख लिया। कफज ओष्ठ रोग में जो पिटिका होती है वेदना रहित होती है, लेकिन कंडू और शोथ ज्यादा रहेगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन आपको दिखेगा, शीत पदार्थ सहन नहीं होंगे, कफदोष रहेगा, ये व्याधि साध्य है, इसमें भी हमें रक्तमोक्षण या शिरोविरेचन या प्रतिसारण करना है, मधु के साथ प्रतिसारण, इसकी बहुत अच्छी चिकित्सा बताई गई है। इसके बाद हमने देखा सन्निपातज ओष्ठ प्रकोप, जो कि तीनों दोषों का यहाँ पे डिसफंक्शनिंग जिस तरीके से हम बोल सकते हैं वैसा होता है, इसलिए यहाँ पे दुर्गंध युक्त स्राव रहेगा, कभी नीला कभी काला कभी श्वेत रहेगा, शोथ वेदना रहेगी, विषम पाक रहेगा और इसे असाध्य कहा गया है। क्या कहा गया है, इसे असाध्य कहा गया है। तो इस प्रकार आपको ओष्ठ प्रकोप अगर आता है एग्जाम में तो लिखते आना चाहिए। ओके, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले लेक्चर में हम अर्बुद, खंडोष्ठ ये सब टॉपिक देखेंगे, जलार्बुद देखेंगे, क्षतज, मेदज, मांसज और रक्तज जो ओष्ठ प्रकोप है ये भी देखेंगे। तब के आप लिए शुभकामनाएं। ओके, बाय बाय, बेस्ट विशेष, थैंक यू।